अरविंद गुप्ता द्वारा किए गए इस प्रयोग को देखिए जो हमें YouTube पर मिला है। यहाँ एक रबर के एक टुकड़े में एक परखनली लगी हुई है जो पानी पर तैर रही है और परखनली में पानी भरा हुआ है। अब एक शक्तिशाली चुंबक को इसके पास लाया जाता है और देखें कि क्या होता है। आप देख सकते हैं कि पानी चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है, रिपेल हो रहा है। देखो, है ना मज़ेदार? पर यह हो क्यों रहा है? चुंबक पानी को रिपेल क्यों कर रहा है? क्या वजह हो सकती है? चलिए अब हम आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं। MIT के प्रसिद्ध प्रोफेसर वॉल्टर लुईन इस प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इसमें द्रवीय ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को एक विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाल रहे हैं और देखें कि क्या होता है। ये देखिए क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन चुंबक से चिपक जाती है, मतलब कि ये चुंबक से आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो ये हो क्या रहा है? ये चीज़ें चुंबक द्वारा आकर्षित और प्रतिकर्षित क्यों हो रही हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो असल में अधिकतर पदार्थ चुंबकों द्वारा थोड़ा सा आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। आप सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों के माध्यम से इसे देख सकते हैं। लेकिन जो बात यहाँ सबसे अधिक हैरान करने वाली है वो ये है कि कोई पदार्थ आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, यानी अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस तत्व के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो युग्मित यानी पेयर्ड हैं या नहीं है। लेकिन क्यों? ये कैसे तय होता है कि कोई चीज़ चुंबक से अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी? तो आइए इसे समझते हैं। तो हम ये पहले से जानते हैं कि परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते हैं और धारा लूप यानी करंट लूप्स बनाते हैं। तो ये करंट लूप्स चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से परमाणु छोटे छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अधिकांश परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें युग्मित होने की, पेयर्ड होने की प्रवृत्ति होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वे विपरीत दिशा में करंट लूप्स बनाते हैं, जिससे कुल करंट शून्य हो जाता है। तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर किसी परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये परमाणु छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरी ओर अगर परमाणुओं में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, अनपेयर्ड है, तो इन परमाणुओं में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट ज़रूर होगा और ये परमाणु छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जब आप इन परमाणुओं के पास एक चुंबक लाते हैं तो क्या होता है। आइए उन परमाणुओं से शुरू करें जिनके सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब अगर मैं इनके पास एक बड़ा सा छड़ चुंबक लाऊं तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए कि ये परमाणु छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए वे चुंबकीय क्षेत्रों से पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? पर हम यहाँ एक चीज़ भूल गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको लगेगा है ये कहाँ से आया? तो जब हम चुंबक को पास लेकर आए तो इन लूप्स से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया और हम जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार अब इन करंट लूप्स में एक EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जो लेंज के नियम के अनुसार इस बदलाव का विरोध करेगा। तो यहाँ एक EMF उत्पन्न होगा जो इस क्षेत्र का विरोध करेगा, जिसका अर्थ है कि EMF इस दिशा में उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि ये प्रेरित EMF इस करंट को और प्रबल करेगा। तो हम इस धारा को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि यह करंट इंड्यूस्ड EMF के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रबल हो गई है। लेकिन साथ ही ये धारा, ये करंट थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उत्पन्न EMF इस करंट के विपरीत दिशा में है। तो इसका अर्थ है कि अब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे। अब यहाँ चुंबकीय आघूर्ण में, मैग्नेटिक मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट इस वाले मैग्नेटिक मूवमेंट से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक छोटा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेरित होगा, इंड्यूस होगा, और यह परमाणु छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा।
तो लेंस के नियम के कारण यह परमाणु छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ इसकी दिशा इस क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए यह चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। तो यही वो चीज़ है जो हमारे पहले प्रयोग में पानी में हो रही थी। पानी के सभी अणु युग्मित हैं, लेकिन जब आप इसके पास एक चुंबक लाते हैं तो प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण ये छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा पानी हल्का सा चुंबकित हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से यह चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। तो ये घटना जिसमें परमाणु चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरण के कारण प्रतिकर्षित करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, इसे प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म कहा जाता है और ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबक या डायामैग्नेट्स कहते हैं। पानी और कई जैविक पदार्थ इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप, मैं, लकड़ी। हम सभी डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय हैं। सभी जीवित वस्तुएं प्रतिचुंबकीय होती हैं। कुछ धातुएं भी डायामैग्नेटिक हो सकती हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। डायामैग्नेटिज्म एक बहुत ही दुर्बल गुण है, दुर्बल प्रभाव है। इसे आप तभी देख सकते हैं जब आपने प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया हो। तो यदि ये बाह्य क्षेत्र काफ़ी प्रबल है तो प्रतिकर्षण इतना प्रबल हो सकता है कि आप इसका उपयोग वस्तुओं को हवा में तैराने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इस बड़े चुंबक को नीचे से लाते हैं और एक मेंढक को इसके ऊपर रखते हैं, और असल में ये किया भी जा चुका है, तो ये मेंढक हवा में तैरने लगता है, क्योंकि डायामैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक हो सकता है। आपको कुछ ऐसे मजेदार और रोचक वीडियोस YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें मेंढक चुंबक की वजह से हवा में तैर रहा है। लेकिन अब मेरा आपके लिए एक सवाल है कि अगर मैं इस चुंबक को हटा दूं तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह चुंबकित पानी चुंबकित बना रहेगा या कुछ और होगा? इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इसके बारे में सोचें। चलिए अब इसे साथ में देखते हैं। तो एक बार फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, लेकिन इस बार इसकी वजह चुंबकीय फ्लक्स का कम होना है। तो लेंस के नियम के अनुसार यह इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रेरण इंडक्शन विपरीत दिशा में होगा, जो इस धारा को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और पानी अपना चुंबकत्व खो देगा। तो डायामैग्नेटिज्म न केवल दुर्बल होता है, बल्कि यह एक बहुत ही अस्थायी प्रभाव भी है। अब आइए उन पदार्थों पर विचार करते हैं जिनके परमाणुओं में स्थायी द्विध्रुव यानी परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। तो ये पदार्थ वास्तव में छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। ऑक्सीजन इसी का एक उदाहरण है। तो अब आपके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल ये आ सकता है कि ऑक्सीजन एक चुंबक की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती है? क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु तो छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं, है ना? तो लेकिन अगर आप सभी परमाणुओं को देख सकते, मान लीजिए कि ऑक्सीजन में, तो आप देख पाते कि हालांकि ये बहुत छोटे छोटे चुंबक होते हैं, लेकिन ये सभी यादृच्छिक दिशाओं में, रैंडम डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। और इसलिए हालांकि प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कुल मिलाकर उनका चुंबकत्व, उनका मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन कुल मिलाकर एक चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती। लेकिन जब हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं तब क्या होता है? तो ये चुंबक इन छोटे चुंबकों पर एक बल लगाता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल प्रतिकर्षित होता है और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल आकर्षित होता है, और परिणाम स्वरूप ये सभी छोटे चुंबक घूम जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और इसके कारण इनका ओरिएंटेशन अब यादृच्छिक नहीं रहता, रैंडम नहीं रहता। ये सिरा नॉर्थ पोल की तरह और ये सिरा साउथ पोल की तरह व्यवहार करने लगता है, और ऑक्सीजन अब थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन देखें कि ये किस दिशा में चुंबकित हुआ है। तो ये साउथ पोल है, मतलब ये आकर्षित होगा। और इस घटना को, जिसमें पदार्थ चुंबकों को आकर्षित करते हैं, इसे अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक तापीय उथल पुथल मची होती है, मतलब ये सभी कंपन कर रहे हैं, इसलिए वे कुछ हद तक ही अलाइन हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिज्म भी एक बहुत ही दुर्बल प्रभाव है और इसे देखने के लिए भी प्रयोगों को बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है।
ऐसे पदार्थ जो चुंबकों द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें पैरामैग्नेट्स या अनुचुंबक कहा जाता है। और यहाँ हम एक स्टार लगा रहे हैं क्योंकि सभी पदार्थ जिनमें अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे पैरामैग्नेट्स की तरह व्यवहार नहीं करते। हम इसके बारे में वीडियो के अंत में फिर से बात करेंगे। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम पैरामैग्नेट्स के कुछ उदाहरण हैं और निश्चित रूप से इसके अन्य उदाहरण भी होते हैं। तो अब फिर से एक बार वही सवाल कि अगर मैं इस चुंबक को हटा दूं तो क्या होगा? क्या ऑक्सीजन चुंबकित बनी रहेगी? तो अब इनके मैग्नेटाइज बने रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि याद रखें ये सभी परमाणु यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से कंपन कर रहे हैं और वे वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आएंगे और अपना चुंबकत्व खो देंगे। तो इस तरह पैरामैग्नेटिज्म भी एक बहुत ही कमजोर और अस्थायी प्रभाव है। अब इससे पहले कि हम उस अंतिम हिस्से पर जाएं जहां मैंने स्टार लगाया है, क्या आप इस वीडियो को पॉज करके डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के बीच अंतर कर सकते हैं? आप इनके बीच कौन से अंतर और कौन सी समानताएं देखते हैं? ठीक है, चलिए अब इसे साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिज्म में प्रतिकर्षण होता है और पैरामैग्नेटिज्म में आकर्षण होता है। दूसरा, डायामैग्नेटिज्म में यह गुण युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में यह अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। डायामैग्नेटिज्म में अस्थायी डाइपोल्स, अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं जो चुंबक हटाने पर समाप्त हो जाते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में स्थायी द्विध्रुव परमानेंट डाइपोल्स चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूम जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तापमान इन्हें कैसे प्रभावित करता है। तो पहले पैरामैग्नेटिज्म पर विचार करें। अगर मैं तापमान को कम कर दूं तो क्या होगा? चुंबकत्व प्रबल होगा, कमजोर होगा, या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? आप इस वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोच सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा था कि पैरामैग्नेटिज्म संरेखन के अलाइनमेंट के कारण होता है। तो जितना अधिक अलाइनमेंट होगा उतना ही पैरामैग्नेटिज्म अधिक होगा, है ना? अब तापीय कंपन इस संरेखन का, इस अलाइनमेंट का दुश्मन होता है। जितना अधिक तापीय कंपन होगा, अलाइनमेंट होना उतना ही कठिन होगा। इसलिए उच्च तापमान पर अधिक तापीय कंपन होने के कारण संरेखन या अलाइनमेंट कठिन होगा, जिससे पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व कम होगा। इसलिए जब आप तापमान कम करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। वास्तव में यही कारण है कि लिक्विड ऑक्सीजन गैसीय ऑक्सीजन की तुलना में अधिक पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ही कम होता है। और निश्चित रूप से ये इसलिए भी है कि लिक्विड ऑक्सीजन का घनत्व अधिक होता है, यानी प्रति घन मीटर में अधिक परमाणु होते हैं, जिससे आकर्षण भी अधिक होता है। अब बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म के बारे में। तो आपको क्या लगता है इस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डायामैग्नेटिज्म परमाणुओं के कंपन पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रेरित धाराओं, इंड्यूस करंट्स के कारण होता है, और ये धाराएं इस बात पर निर्भर नहीं करती कि परमाणु कंपन कर रहे हैं या नहीं। इसलिए यह प्रक्रिया तापमान से स्वतंत्र होती है। तो यह एक और बहुत बड़ा अंतर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब समानताएं क्या हैं? तो ये दोनों बहुत ही कमजोर और अस्थायी प्रभाव हैं। अब अंत में हमने कहा था कि सभी पदार्थ जिनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे पैरामैग्नेट्स की तरह व्यवहार नहीं करते, और इसके उदाहरण हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, सोना और चांदी। इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेट्स की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि डायामैग्नेट्स की तरह व्यवहार करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? क्यों ना आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इस बारे में सोचें और एक थ्योरी बनाने का प्रयास करें। चलिए, अब आपके लिए एक और बड़ा सवाल। जो कुछ भी हमने यहाँ देखा, पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसकी वजह से डायामैग्नेटिज्म होता है, क्या वो यहाँ भी नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब है कि इन सभी पदार्थों में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? सभी परमाणुओं में कुछ न कुछ युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवश्य होते हैं। तो क्या उन्हें भी डायामैग्नेटिज्म का अनुभव नहीं करना चाहिए? तो असल में डायामैग्नेटिज्म एक सार्वभौमिक घटना है। आप इसे हर एक पदार्थ में देख सकते हैं, चाहे वो आयरन हो, ऑक्सीजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पदार्थ में कुछ न कुछ डायामैग्नेटिज्म होता ही है। इसलिए इन पदार्थों में भी, यहाँ तक कि
ऑक्सीजन के अंदर भी डायामैग्नेटिज्म हो रहा है जो इस बाह्य चुंबक को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन अंततः जो भी होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रभाव प्रबल है। अधिकतर मामलों में पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व से अधिक प्रबल होता है, इसलिए वे पदार्थ पैरामैग्नेट्स बन जाते हैं। तो ये सभी उदाहरण उन पदार्थों के हैं जहां पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म से अधिक प्रबल होता है। याद रखें, डायामैग्नेटिज्म हर जगह है, लेकिन कुछ मामलों में डायामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म से मजबूत हो सकता है और ऐसे मामलों में आपके पदार्थ डायामैग्नेट्स यानी प्रतिचुंबकीय बन जाते हैं। और इसके उदाहरण हैं कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ये सभी उन पदार्थों के उदाहरण हैं जिनमें डायामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म से अधिक मजबूत है और इसलिए ये डायामैग्नेट्स की तरह व्यवहार करते हैं। तो संक्षेप में सभी पदार्थों में चुंबकों को प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रभाव को डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज के नियम के कारण होता है। लेकिन जिन पदार्थों में स्थायी डाइपोल मोमेंट होता है उनमें एक अतिरिक्त घटना होती है जिसे पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व कहा जाता है, जिसके कारण वे चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जिन पदार्थों में पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म से प्रबल होता है उन्हें हम पैरामैग्नेट्स कहते हैं और वे चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं और यह प्रभाव तापमान पर निर्भर करता है। और जिन पदार्थों में या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या जिनमें पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म से कमजोर होता है वे अंततः चुंबकों द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं और हम उन्हें डायामैग्नेट्स कहते हैं।